CH-181 देखना है दादाजी को। अपनी कहानी को खत्म करते हुए माया ने ओम से एक हल्की सी आह भरते हुए कहा। इस तरह पहली बार जिस मिशन को आर्मी के जवान भी करने में असक्षम थे, नंबर 0 ने काफी आसानी से खत्म किया। उस दिन पहली बार नंबर्स दुनिया के सामने। सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि नंबर्स बुरे नहीं है, बस उनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने आपसे नंबर्स की बात छिपाई क्योंकि दुनिया में काफी लोग हैं जो नंबर्स को चाहते हैं मारना या यूज करना। कभी कभी आपकी काबिलियत किसी इंसान के लिए बस अपने फायदे का साधन होता है, लेकिन हमारे लीडर यानी 0 की वजह ही हम लोग अब तक सरवाइव कर रहे हैं। यही है नंबर्स के बारे में जितना आपको फिलहाल जानना चाहिए, बाकी आपको वक्त रहते पता चल ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पूरी बात जानने के बाद ओम मानो पागल सा हो गया हो, इस तरह से बड़ी आंखें करते हुए बोल उठा। वो यार, सही में काफी अच्छी कहानी थी। एक सोल्जर जो कि अकेला ही एक आर्मी के बार बार है और उम्र मुझ जितना ही है, मानना थोड़ा मुश्किल है पर मुमकिन है। ठीक है, फिलहाल मैं तुम लोगों को अच्छा मान लेता हूँ। वैसे कितने लोगों की टीम थी तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। ओम का सवाल सुन माया ने गंभीर होते हुए कहा, जब टीम बनी तो नंबर 0 को मिलकर हम 50 लोग थे, लेकिन फिलहाल कितने बचे हैं मैं भी नहीं जानती। माया का जवाब सुन ओम अपने होंठ गिरते हुए हाँ में सिर हिलाता है, फिर हल्की सी आह भरते हुए बोल उठा। वेल, ठीक है, फिलहाल मैं आपकी इस कहानी को एक्सेप्ट कर लूं। सही में बहुत ही डेंजर स्टोरी थी। ठीक है, मैं चलता हूं, तुम आराम करो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही ओम वहां से जाने लगता है और उसे इस तरह से देख गंभीर होकर माया सोचते हुए बोल उठी। सॉरी ओम, फिलहाल मैं तुम्हें नंबर्स के बारे में कुछ नहीं बता सकती। तुम्हें जिसके बारे में जानना है वो बस नंबर 0 है। माफ करना कि मैंने तुम्हें सवाल की राह से भटका दिया और जितना मुझे बताना था उतना ही बताया। और नंबर 0 मुझे शुक्रिया कहना, तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही अच्छा बना दिया है मैंने। उद्धरण चिन्ह। तारांकन। इस घटना के कुछ दिन तक ओम की जिंदगी काफी शांत थी। ओम की जिंदगी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और दिन का पूरा समय अपने काम में या तो अपनी आत्मीय शक्तियों को जगाने में चला जाता था। और इन सब बातों में ओम अपने दादाजी वाले सपने के बारे में भूल चुका था। बल्कि एक दिन अचानक से ही उसे अपने उस सपने की याद आई और इस समय उसने बिना कोई देर लगाए तुरंत ही अपनी कार निकली और अपने पुराने घर की ओर चल दिया। कुछ समय की ड्राइव के बाद ओम अपने पुराने यानी पिता के घर पहुंच चुका था। जैसे ही ओम अपने उस छोटे लेकिन शांत घर के सामने चलते हुए आया, उसकी अपने माता पिता और अपने अकेले में बिताए दिनों की यादों में खो गया। उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता के साथ बिताए दिन दिखने लगे। ओम बेटा, चलो, बहुत खेल लिया, जल्दी से खाना खा लो, चलो। उद्धरण चिन्ह। नहीं मम्मी, मैं थोड़ी देर और खेलूंगा। हा, देखो ना कितना मजा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। हे चैंप, देखो पापा तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आए हैं, अब तुम और भी तेज दौड़ सकते हो। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू पापा, आप बेस्ट पापा हो। उद्धरण चिन्ह। ओम बेटे, हम लोग काम से बाहर जा रहे हैं, शाम को लौट आएंगे, ठीक है? स्कूल से आने के बाद मस्ती नहीं, ओके? और हाँ, काम वाली आंटी का खून मत पीना। उद्धरण चिन्ह। कॉल पे मम्मी पापा आप कब आ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बेटा, मम्मी पापा बीमार है और उससे तुम भी बीमार हो जाओगे, तो कुछ दिन आंटी आपका ख्याल रखेगी, ठीक है? शरारत मत करना। उद्धरण चिन्ह। मी विजय, मी मनोज, माफ करना डॉक्टर विपुल और डॉक्टर वीना अब इस दुनिया में नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। इन्हीं सभी पुरानी यादों को अपने सामने महसूस कर ओम इमोशनल हो गया और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद ओम अपनी यादों से बाहर आया और फिर अपने आंसू पोंछ वो घर के लोगों को खोल घर के भीतर चला जाता है। काफी दिनों से घर बंद था, इसी वजह से घर में जाले बन चुके थे और धूल भी जमने लगी थी। लग रहा था मानो घर सदियों से बंद पड़ा हो। ओम सावधानी से कदम रखते हुए घर के एक छोटे से कमरे के सामने गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानो उस कमरे का लॉक बिगड़ चुका हो, इस तरह से वह दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ओम की काफी कोशिश के बाद लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में कंटालते हुए ओम अपने सिर पे हाथ रख बोल उठा, अरे यार, स्टोर रूम मैंने कभी खोल ही नहीं और लगता है अब ये लोग बोग चुका है, अब क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। ओम सोच में पड़ गया, लेकिन अचानक ही उसे कोई आइडिया आया और उसने लॉक को जोर से पकड़ा और अपना दम लगाते हुए उसे खोलने की कोशिश की और दूसरे ही पल लॉक टूट गया। लॉक के टूटते ही ओम खुश हो गया। उसने दरवाजा खोला और स्टोर रूम के भीतर चला गया। ओम ने देखा कि स्टोर रूम में बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा जाले थे। ओम ने स्टोर रूम में पड़ी सभी चीजों को छानना शुरू कर दिया और ढूंढने लगा वो अपने दादाजी की कोई निशानी को। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी ओम को कुछ मिल नहीं रहा था। ओम ने स्टोर रूम के लगभग हर कोने को छान लिया था, लेकिन उसे घर की कुछ टूटी फूटी चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इसी खोजबीन में ओम के कपड़े भी गंदे हो चुके थे और उसे गर्मी भी काफी हो रही थी। अंत में ओम थक हार के वही जमीन पर बैठ गया और आराम करने लगा और अपने पिता से शिकायत करते हुए बोल उठा, क्या यार पापा, क्या बेटे हो यार तुम लोग? अपने पिता, एक तस्वीर नहीं है आप लोगों के पास? चाचाओं का तो चलो ठीक है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने कपड़ों को देख, आह, मिला तो कुछ नहीं, खामखा कमरे का लॉक टूटा और कपड़े गंदे अलग से हो गए। इतना सोचते ही ओम अपने कपड़े साफ करने लगा और तभी उसकी नजर बदल में पड़े एक टेबल के नीचे बिल्कुल कोने में रखे एक बॉक्स की ओर गई। उस बॉक्स ने ओम का ध्यान खींच लिया क्योंकि वह बोकक्स टेबल के कोने में था और बिल्कुल ही अंधेरी जगह में रखा हुआ था, जिससे कि उस पर किसी की नजर आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। ओम तुरंत ही उस टेबल के पास गया और उस बॉक्स को बाहर निकाला और उस पर जमी मिट्टी को हटाते हुए बड़े ही ध्यान से उस बॉक्स को खोलने लगा। CH-182 बाबा की अमानत।
टेबल के नीचे पड़े बॉक्स को निकाल ओम उस पर जमी धूल को साफ करता है और फिर उस बॉक्स ऊपर देखता है। वहां कुछ लिखा हुआ था, उस पर धूल जमी होने की वजह से ओम को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। ओम ने मेहनत से उस जमी धूल को साफ किया और फिर उस पर लिखे शब्दों को पढ़ते हुए वो बुदबुदाया। बाबा की अमानत। नाम पढ़कर ओम थोड़ा सोचते हुए खुद से ही बात करने लगा। बाबा की अमानत, शायद यही दादाजी का बॉक्स है, शायद पापा ने लिखा होगा। चलो खोलते हैं, इसे पता चल ही जाएगा। आखिर मेरी लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन तो है मेरे दादाजी के साथ। ऊपर देखते हुए, माफ करना पापा, दादाजी, आपका ये नॉक्स खोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओम ने फिर एक्साइटमेंट के साथ उस बॉक्स को खोल और धीरे धीरे उसमें से एक एक करके चीजों को निकालने लगा। उस बॉक्स में से ओम को कुछ काले साधु जैसे कपड़े मिले जो कि काफी साफ सुथरे थे, कुछ इतिहास के ग्रंथ मिले, साथ ही एक माला और अंत में कुछ कागज के टुकड़े, एक छोटा सा लिफाफा मिला। ओम ने पहले सभी सामान को ध्यान से देखा और फिर कपड़े और ग्रंथ और माल को देखते हुए ओम हैरानी से और इज्जत से बोल उठा, वाह, आजकल लोग मंदिर मस्जिद जाना तक भूल चुके हैं और दादाजी ने भक्ति और ध्यान को ही अपना सब मान लिया था। गर्व है दादाजी आप पर। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद ओम ने धीरे से उस लिफाफे को निकाला और उसे ध्यान से खोला। लिफाफे में से सबसे पहले ओम को एक खत मिलता है। खत के ऊपर लिखा था, बाबा आपके लिए। ओम उस टाइटल को पढ़ थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसने भरी हृदय के साथ उस खत को खोला और फिर उसे पढ़ने लगा, जिसमें कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, कैसे है बाबा, लगता है आखिर आप घर आ ही गए और अगर आप खत पढ़ रहे हैं इसका मतलब या तो हम कहीं बाहर हैं या मैं नहीं बचा। बाबा, जब मैं ये खत लिख रहा हूँ न, उस समय मेरा एक बच्चा है, एक बीवी है और मेरा बच्चा तकरीबन 9 साल का है। आपको गम हुए काफी साल हो चुके हैं और कल मैं अपनी बीवी के साथ किसी खुफिया प्रोजेक्ट पे काम करने निकल जाऊंगा। अगर आप होते तो मुझे मेरे बच्चे की कोई फिक्र न होती, लेकिन आप नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खत को पढ़ते पढ़ते ओम का दिल पिघलने लगा था। उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी आ चुके थे। बाबा, मुझे जरूरत थी जब आप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आज जब मैं अपने बेटे को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ तो समझ आया मुझे कि शायद जब हमें बिना बताए छोड़कर गए तो आपके ऊपर मुझसे भी बड़ी कोई जिम्मेदारी होगी। लेकिन क्या मैं आपको जिम्मेदारी नहीं, मेरे 2 छोटे भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं थे? वे दोनों ही काफी छोटे थे जब आप उन्हें छोड़ चले गए। मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या आपको हमारी फिक्र नहीं थी? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त मैं आपसे इस कदर गुस्सा हूं कि शायद आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे प्यार है, आपके लिए सम्मान है। मनोज और विजय दोनों ही शादी कर चुके हैं, दोनों के यहाँ बच्चे भी हैं। मनोज को एक बेटी एक बेटा है और विजय को 2 प्यारी सी बच्चियां हैं और मेरे पास मेरी बीवी और मेरा एकलौता ओम है। मनोज और विजय दोनों ही अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। विजय एक काबिल और बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, लेकिन हाँ तोठा गुस्सेल है, पता नहीं क्यों आपके जाने के बाद से ही उसका यही बिहेव है। क्या पता शहेद आपके आने से वो शांत हो जाए। वही मनोज एक अच्छा बिजनेसमैन है और शहर से बाहर है। वो विजय से उल्टा बहुत ही शांत है और भोला भी, किसी भी बात में आसानी से आ जाता है। खैर, मैं भी अपने जीवन में खुश हूँ, ठीक ठाक जिंदगी है हमारी, मेरा ओम। वैसे वो हमेशा अपने दादा के बारे में पूछता रहता है। मेरा मन तो नहीं करता उसे बताने का, लेकिन फिर मैं उससे अपने दादा से वंचित रहे। मुझे जितना आपके बारे में पता है मैंने उसे बताया। अब जब आप आ ही चुके हो तो आप खुद उसे सब समझाना। मैं जरूर चाहूंगा कि वह आपकी छत्र छाया में बड़ा हो। ओम के पिता का खत ओम को रुलाने लगा था। ओम की आंखों से आंसू अब किसी धारा की तरह बहने लगे थे। बाबा, यार क्यों छोड़ के गए थे? मुझे याद आती थी आपकी, मुझे जरूरत थी आपकी, अब भी है। पता नहीं क्यों आपसे नफरत भी है और प्यार भी है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बाबा प्लीज फिर मुझे छोड़ के मत जाना, और अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बच्चे मेरे भाइयों को छोड़ के मत जाना। मेरे बेटे को आपकी जरूरत है, हमारे परिवार को आपकी जरूरत है। और अंत में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि बाबा आई लव यू। उद्धरण चिन्ह। और खत के अंत में लिखा था, विपुल धूमकेतु आहूजा। खत के शब्दों ने ओम के मजबूत दिल को भी पिघला दिया था। ओम की अनकही रोने से लाल हो गई थी। ओम का चेहरा भी लाल हो चुका और आंसू की वजह से चमक भी रहा था। ओम ने आसमान की ओर देखा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा आप इतने अकेले थे क्या? क्या कुछ नहीं झेला आपने? उसके बाद ओम ने शांत होकर खत को फिर से लिफाफे में रख दिया, लेकिन ओम को महसूस हुआ कि लिफाफे में और भी कुछ था। ओम ने लिफाफे को खाली कर देखा तो ओम को कुछ फोटोग्राफ मिले। ओम हैरानी से उन फोटोग्राफ्स को देखने ही वाला था कि उसी वक्त ओम का कॉल बजता है। ओम तुरंत ही कॉल को उठाता है, क्योंकि कॉल शारदा चाची का था। हाँ चाची बताए। कुछ देर ओम की अपनी चाची के साथ हुई और अंत में ओम तुरंत ही घर आने का बोलकर कॉल कट कर देता है। ओम तुरंत ही उन फोटोज को अपनी जेब में रखता है और बाकी का सामान फिर से बॉक्स में रख बॉक्स को उठा लेता है। वही दूरी ओर एक काला चोगा पहने एक आदमी ओम के उसी पुराने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। उसकी चल धीमी थी और उसका चेहरा कपड़े की वजह से ढका हुआ था। CH-183 ओम और विपुल। ओम ने अपने दादाजी की चीजों और यादों से भरा वो बॉक्स लिया और फिर घर को धीरे से बंद करते हुए वहां से जाने लगता है। वही दूसरी ओर सामने की ओर से एक आदमी, काला चोगा पहने हुए एक आदमी धीमे कदमों से ओम के उसी घर की ओर आगे बढ़े जा रहा था। अचानक ही हवा के झोंके से उस आदमी के चेहरे पर ढका कपड़ा हट जाता है और उस कपड़े के पीछे विपुल का चेहरा दिखाई देने लगता है। ओम इस बात से अनजान कि उसके पिता इस समय उसी के सामने आगे बढ़े जा रहे थे। वो भी अपने हाथ में सामान लिए अपनी कार की ओर बढ़े जा रहा था।
जैसे ही ओम अपनी कार का दरवाजा खोलता है और अपने बॉक्स को उस कार में रखता है, उसी वक्त विपुल ओम की कार के पास से निकलता है। दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे से अनजान अपने अपने काम में व्यस्त थे। इस समय विपुल का चेहरा ढंका हुआ भी नहीं था, लेकिन ओम की नजर अपने दादाजी के बॉक्स को कार में ध्यान से रखने में था। लेकिन अचानक ही विपुल को कुछ एहसास हुआ और वह कार की ओर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ कार में बॉक्स को रखते हुए ओम की बैक साइड दिख रही थी। इसी वजह से विपुल हल्का सा मुस्कुराते हुए वह अपना चोगा फिर से अपने सिर पर पहन लेता है और अपना चेहरा ढक देता है और आग बढ़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त ओम के दिल की धड़कन भी तेज हो आती है। ओम को अपने शरीर में एक अजीब सा अनुभव हो रहा था। वो तुरंत ही अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे रास्ते पर एक काले कपड़े पहने आदमी के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। उस आदमी को देखते हुए ओम की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगती है। ओम एक बार के लिए हैरानी से अपने आसपास देखता है और फिर बिना देरी किए अपनी कार में बैठ जाता है। इसी दौरान विपुल भी ओम के कार में बैठते ही अपनी शक्तियों के सहारे अपने घर में घुस चुका था। बिना किसी की नजरों में आए ओम भी बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से निकल ही रहा था कि उसी वक्त विपुल की नजर कार चला रहे ओम पर जाती है। हालांकि विपुल को ओम का ठीक से चेहरा तो नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी वह उस लड़के को देखना चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी ओर ओम वहां से कार लेकर निकल दिया था, लेकिन विपुल अपने घर को देख अपनी पुरानी यादों में खो गया था। वह खुश होते हुए अपने घर को ध्यान से देखता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उस ये घर बड़े ही प्यार और अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। शादी के बाद विपुल, वीणा और अपने बच्चे ओम के साथ वे लोग एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ ही साल बाद सब खत्म हो गया। लेकिन आज इतने सालों बाद अपने घर को देख विपुल भावुक हो चुका था। लेकिन उसी पल वह गंभीर चेहरे से घर के हॉल में बीचों बीच खड़े रहकर बोल उठा, मुझे लगता है अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। विपुल के इतना कहते ही घर के एक अंधेरे कोने से काल शूट पहने हुए एक आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी का चेहरा मास्क के पीछे छिपा हुआ था। वो जैसे ही अंधेरे से बाहर निकलता है, वह गंभीर आंखों से विपुल को देखता है। इस समय विपुल उस आदमी की ओर पीठ दिखा के खड़ा था। फिर अचानक ही विपुल ने कहा, कितनी देर से यहाँ हो? उद्धरण चिन्ह, आपसे पहले एक और लड़का इस जगह आकर कोई बॉक्स लेकर चला भी गया। उद्धरण चिन्ह, उस काले कपड़े पहने आदमी ने बिना किसी हाव भाव के जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब सुन विपुल हैरान हो गया। उसे याद आया कि यहाँ आते वक्त उसने एक लड़के को कार में कुछ रखते हुए देखा था और फिर अचानक से ही विपुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसी मुस्कान के साथ कहा, लगता है इतने दिनों में दुनिया से वाकिफ हो गए हो। इस घर को ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? उद्धरण चिन्ह, विपुल की बात सुन उस आदमी ने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहा, मैं पिट्ठू से बातें नहीं करता, और जरा मुझे बताना आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह, विपुल उस आदमी की ओर मुड़कर देखता है। उसके सामने खड़ा वो आदमी और कोई नहीं लेकिन आदि था, जिसे काकभूषणी और विपुल ने दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लेकर आए थे। लेकिन इस समय आदि पूरी तरह से बदल चुका था। नए कपड़ों और नए लुक में आदि किसी हीरो से कम नहीं था। विपुल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा बेटा था, लेकिन ताज्जुब है उसने तुम्हें महसूस नहीं किया और तुमने भी उसे कुछ नहीं किया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उद्धरण चिन्ह, विपुल की बात सुन आदि ने मजाकिया अंदाज में बात करते हुए कहा, अरे जिंदगी वाली दुनिया में हूँ, मार काट थोड़े ही करता रहूंगा, और वैसे उस लड़के से मुझे कोई भी खराब फीलिंग नहीं आ रही थी, तो उसे ऐसे ही थोड़े मार दूंगा। वैसे आपका बेटा हैंडसम है और ताकतवर भी, मुझे उसे बुराई तो नहीं लेकिन ताकत जरूर महसूस हुई, लेकिन अभी भी वो कच्चा है, मुझे महसूस नहीं कर पाया। उद्धरण चिन्ह, आदि की बात सुन विपुल ने चिंता के साथ खिड़की से बाहर देख कहा, हाँ वही तो फिक्र है। ओम नहीं जानता अभी कि उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी है। उसे जल्दी से तैयार होना होगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है और ये हवाएं भी बदलने लगी है। उद्धरण चिन्ह, फिर मुस्कुराकर आदि की ओर विपुल ने देखा। आदि उसे देख हैरान था, लेकिन उसने फिर बिना हाव भाव के कहा, तो जिस काम के लिए आए वो शुरू करे। उद्धरण चिन्ह, तभी विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अभी एक और इंसान का आना बाकी है। उद्धरण चिन्ह, CH-184, क्या तुम्हें उसकी याद आती है? रात का समय था। ओम अपने चाचा के घर वापस आ चुका था। रात का डिनर खत्म करने के बाद ओम अपने कमरे में ध्यान लगाने वाली मुद्रा में बैठ गया था। किस उसी वक्त ओम को अपने दादाजी के सामान के बारे में याद आया और साथ ही उसे अपने पापा की चिट्ठी और उसके साथ मिले उन फोटोज के बारे में भी याद आया। जैसे ही ओम को इन चीजों के बारे में याद आया, वो तुरंत ही अपने ध्यान मुद्रा से बाहर निकल आया और जल्दी से आज के पहने कपड़ों में से उस चिट्ठी और फोटोज से भरे लिफाफे को निकलता है और उसे देख हंसते हुए बोलता है, हाँ शुक्र है मैंने कपड़े चाची को धोने के लिए नहीं दिए, वरना अब तक तो लेटर और उनके साथ फोटोज दोनों ही धूल ही जाते और मैं दादाजी को देखने की आखिरी उम्मीद भी खो देता। शायद दादाजी के फोटोज ही हो या न भी हो, लेकिन ये तो अब देख के ही पता चलेगा। चलो मुंह दिखाई कर ही लेते हैं। उद्धरण चिन्ह, इतना बोलते ही ओम उस लिफाफे को खोलने लगता है, लेकिन उसी वक्त टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल फिर बजने लगा। लेकिन ओम ने इस बार ध्यान नहीं दिया और लिफाफे में से चीजों को निकालने लगा। कुछ ही सेकंड्स में मोबाइल की रिंग बंद हो गई। वही ओम ने भी लिफाफे में से पहले खत को निकाल दिए थे और फोटोज को निकाल रहा था, लेकिन उसी पल फिर एक बार मोबाइल की रिंग बनने लगी। लेकिन अब की बार ओम से रहा नहीं गया और उसने लिफाफे को टेबल पर रख मोबाइल को उठाया और चिढ़ते हुए मोबाइल की स्क्रीन को देख कहा, रात के इस समय किसको चैन नहीं है? उद्धरण चिन्ह, लेकिन स्क्रीन को देखने बाद ओम का चेहरा हैरान रह गया, क्योंकि इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर इंद्रजीत जोशी का नंबर फ्लैश हो रहा था। ओम हैरान रह गया और सोचते हुए बोल उठा,
रात के इस समय आखिर अंकल जोशी मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? शायद कुछ जरूरी काम होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना सोच ओम कॉल उठा लेता है और फिर बोल उठा। हेलो। ओम की आवाज सुनते ही सामने से कुछ बातचीत हुई। ओम का चेहरा देख लग रहा था कि बात कुछ गंभीर थी। ओम ने तुरंत ही ठीक है मैं अभी आया इतना बोल कॉल रख दिया और फिर लिफाफे को वही छोड़ अपने रात के कपड़ों में ही नीचे की ओर चल दिया। नीचे उतरते ही ओम ने हॉल में बैठे अपने चाचाओं से कहा, चाचा जी मैं आता हूँ ठीक है ना? ओम की बात सुन अभी उसके दोनों चाचा में से कोई कुछ कहे उससे पहले ही शारदा ओम के पास आते हुए हैरानी के साथ बोल उठी, ओम बेटा इस समय कहाँ जा रहे हो? काफी रात हो चुकी है। ओम ने कुछ बहाने बनाते हुए अपने परिवार को मनाया लेकिन अंत में ओम को हर्ष को अपने साथ ले जाना पड़ा। हर्ष और ओम दोनों ही कार में जोशी के बंगलों की ओर जा रहे थे। उसी वक्त ओम हर्ष को अपने बगल वाली सीट पर बैठे देखता है। हर्ष इस समय ओम को एकटक घूरते हुए देखे जा रहा था और मानो ओम को दका उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी स्माइल को देख ओम को अजीब सा लग रहा था। ओम ने सामने की ओर ध्यान लगाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तभी हर्ष उत्साह से जवाब देते हुए बोल उठा, कुछ नहीं भाई आपको देख रहा हूँ, मेरा तो मानो सपना ही पूरा हो गया हो। आपके साथ आपके काम को देखूंगा, आप जैसा बनना है भाई मुझे। उद्धरण चिन्ह। ओम हर्ष को दका मुस्कुराता है, इसलिए नहीं कि हर्ष की बातें बचकानी थी, इसलिए कि वो खुश था कि उसका भाई किसी गलत राह पर नहीं था। बल्कि तभी ओम को सविता का ख्याल आया और उसके बारे में सोच ओम ने गंभीर होते हुए हर्ष से कहा, हर्ष क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। हर्ष मुस्कुराते हुए बोल उठा, हाँ हाँ पूछो न यार। ओम ने इमोशनल होकर हर्ष को देख कहा, क्या तुम्हें बड़ी चाची की याद आती है? क्या तुम्हें लगता है कि जो हुआ गलत हुआ? क्या तुम उनके पास वापस जाना चाहते हो? देखो तुम अगर इन सवालों के जवाब देना चाहो तो ही देना, को जबरदस्ती नहीं है। ओम की बात सुन हर्ष ने बड़े ही प्यार से कहा, क्या भाई अपने एक के नाम पे काफी सवाल पूछ लिए, लेकिन मैं जानता हूँ आप इन सवालों को मेरे लिए ही पूछ रहे हो। हर्ष की बात सुन ओम थोड़ा सा चिंतित हो गया और फिक्र से हर्ष को देखने लगता है। हर्ष थोड़ा सा उदास हो चुका था लेकिन फिर गंभीर नजरों से रास्ते पर सामने देख बोल उठा, सच कहूं तो हाँ मुझे माँ की याद आती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें माफ कर दूं और वो भी हमारे साथ ही रहे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी माँ ने जो गलतियां की माफ करना सच कहूं तो वो सारे पाप है। पापा के साथ, ईशा के साथ, परिवार के साथ और खासकर आपके साथ। मैं जानता हूँ कि इन गलतियों और पापों की माफी नहीं होती और बिना सजा दिए उन्हें माफ करने का मतलब भी है उन्हें वापस हमारे दिल दुखाने का, गलती करने का मौका देना। इमोशनल होकर ओम को देख, ओम भाई मैं जरूर चाहता हूँ कि माँ हमारे साथ रहे लेकिन उन्हें सुधरना होगा, पश्चाताप करना होगा, उन्हें एक माँ को समझना होगा, शायद तब जाकर वो एक माँ बनने के काबिल हो। उद्धरण चिन्ह। हर्ष की बात सुन ओम भावुक हो गया था। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अब बड़ा और समझदार हो चुका था और अब फैसले लेने के काबिल भी था। तभी ओम ने मुस्कुराते हुए कार की स्पीड बढ़ाते हुए हर्ष से कहा, हम ठीक है और हाँ कल से तुम ऑफिस जाओगे, काम सीखोगे, मुझे से बड़े हो तुम, हमेशा हम घर पर नहीं बैठ सकते और मैं नहीं चाहता कि चाचा को लगे कि उसका बेटा किसी काम का नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन हर्ष हाँ में सिर हिलाता है और उसी वक्त ओम एक और सवाल के साथ रेडी था। उसने कहा, वैसे पापा और ईशा के साथ अब तुम्हारे रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ। वे दोनों ही मुझे अपना चुके हैं पूरे मन से, लेकिन उन्हें देख मैं गिल्टी फील करता हूँ क्योंकि आखिर वे इतना सब सहने के बाद भी मुझे इतनी सरलता से माफ कैसे कर सकते हैं? मुझे ये बात चुभती है और मुझे इतनी सहजता से उन्होंने माफ किया, उस वजह से मैं शायद अंदर ही अंदर से घूट रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। हर्ष ने उदास नजरों से जवाब दिया। उसकी बात सुन ओम ने उसे समझाते हुए कहा, हर्ष सुनो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही है, उन्हें अपनाना सीखो और अब जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जायज सोचना चाहिए। यार छोटी सी जिंदगी है और तुम्हारे पास अपने चाहने वाले हैं तो यार उसे जीना सीखो, रोना तो सबको आता है यार। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन हर्ष का मूड थोड़ा सही हुआ और वह फिर से अपने बचपने में बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद ओम और हर्ष दोनों ही एक बड़े से बंगलों के सामने अपनी कार को रोकते हैं और उस बंगलों को देख हर्ष चिल्लाते हुए बोल उठा, इसकी माँ का। CH-185 सनाया और ओम। ओम और हर्ष दोनों ही जोशी बंगलों में एंटर हो चुके थे। एक ब्लैक सूट पहना हुआ आदमी ओम और हर्ष को सीधे एक हॉल में ले गया जहां एक बड़े से गोल सोफे पर बीचों बीच एक लाठी के सहारे कुर्ता पायजामा पहने हुए इंद्रजीत जोशी बिल्कुल ही शांत बैठे हुए थे और उनके आसपास में विराज और सनाया भी अपने अपने रात के कपड़ों में शांत बैठे हुए थे। सनाया जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वाइन रेड नाइट सूट में सनाया इस समय अलग ही खूबसूरत और हॉट लग रही थी कि इस समय उनकी रक्षा में खड़े बॉडीगार्ड्स भी न चाहते हुए बार बार सनाया को देखे जा रहे थे। इतना ही नहीं, सनाया के पीछे खड़ा एक बॉडीगार्ड तो काफी देर से सबसे छुपते छुपाते सनाया के पीछे काले गॉगल्स पहन उसकी आड़ में सनाया के वक्ष को देखने की कोशिश में लगा हुआ था। इन्हीं सब चीजों के बीच अचानक ही एक काले कपड़े पहने आदमी अपने साथ ओम और हर्ष को उस जगह लेके आया। जैसे ही मी जोशी ने ओम को देखा वह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और ओम से बोल उठे, वेलकम मी। ओम शुक्रिया मेरी रिक्वेस्ट पर इतनी रात को आने के लिए। विराज और सनाया भी अपने दादाजी के खड़े होने पर खड़े हुए। विराज ने भी ओम को ग्रीट किया लेकिन सनाया ने अपने घमंड में ओम से नजरें चुरा ली। हालांकि वह चोर नजरों से ओम की खूबसूरती को बार बार देख रही थी। ओम ने उन सबको खड़े होते हुए देख बड़े ही विनम्र अंदाज में कहा, हेलो जोशी अंकल, कोई बात नहीं, आपने बुलाया तो कोई जरूरी काम ही होगा। हेलो विराज और मिस जोशी, गुड इवनिंग। वेल ये मेरा भाई है हर्ष।
उद्धरण चिन्ह। इतना बोल ओम हर्ष को सबसे इंट्रोड्यूस करता है और हर्ष भी सबको मुस्कुराकर हेलो बोलता है। उसके बाद मी जोशी ओम और हर्ष को बैठने के लिए कहते हैं। ओम और हर्ष के बैठते ही उनके लिए चाय नाश्ता भी आया है और फिर मी जोशी तुरंत ही ओम से बोल उठे, वेल ओम बेटा, एक्चुअली आज ही मुझे दिल्ली जेड मार्केट से कॉल आया और मुझे जानकारी मिली है कि वहां 3 दिन बाद एक बहुत ही बड़ा जेड ऑक्शन लगने वाला है और गुप्त जानकारी ये भी है कि वहां उच्च कक्षा के जेड ही पाए जा सकते हैं। विल में प्रॉब्लम ये है कि इस ऑक्शन में देश और दुनिया बाहर से लोग आएंगे और जाहिर सी बात है हर कोई इंसान अपनी किस्मत को आजमाएगा। जैसी कि तुम जानते हो जेड आजकल किसी जुए से कम नहीं है। अगर अच्छा जेड मिल जाए तो तुम्हारी 7 पुश्ते तक सोने की चम्मच से खाना खाएगी और अगर तुम्हारी किस्मत बुरी है तो जेड ढूंढते ढूंढते तुम्हारी 7 पुश्तों का धन भी चला जाए। और इसी वजह से इस ऑक्शन में जेड ढूंढने के लिए एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें कि सबसे उत्तम क्वालिटी का जेड ढूंढने वाले की किस्मत खुल सकती है। विल मुझे उस कंपटीशन की कोई चिंता नहीं, मुझे बस जेड में इंटरेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही मी जोशी चुप हो गए, लेकिन उनकी बात को खत्म करते हुए ओम ने बड़े ही शांत और भरी शब्दों में कहा, आप बस चाहते हैं कि दुनिया के पैसे वाले इंसानों के सामने आप उन सबको उनकी औकात दिखाएं और ये करने के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपकी ओर से वहां जाऊं और आपके लिए उच्चतम जेड को ढूंढूं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुनते ही विराज, इंद्रजीत और सनाया तीनों ही चौंक गए। वे उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके मंसूबों को इस तरह से देख और समझ पा रहा था। आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से आपका स्वार्थ दिखाता है? और अंकल आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिस कंपटीशन में मैं यूं ही अपने आप जाकर प्राइज और जेड दोनों ही जीत सकता हूं, वो आपकी ओर से कंपटीशन में जाऊंगा और आपकी ओर से पार्टिसिपेट करूंगा? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ओम ने ये बात कही सनाया सीधे ही गुस्से के साथ खड़े होते हुए बोल उठी, जबान संभाल कर मिस्टर, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम द ग्रेट जोशी इंडस्ट्रीज की ओर से जाने का मौका मिल रहा है। अपने आप को खुशकिस्मत समझो क्योंकि लोग तड़पते हैं ऐसे मौके पाने के लिए। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कोई सुरमा हो जो हम तुम्हारे लिए गीत गाएंगे, तुम्हें आदर सम्मान से बुलाएंगे? चुपचाप मेरे दादाजी की बात मानो और इनाम लेकर अपने रास्ते निकलते बनो। कहीं ऐसा ना हो घर और किचन से बाहर कभी ना निकलने वाली तुम्हारी चाची को तुम्हारे लिए दुआ न मांगनी पड़े। सनाया की ये बात सुन हर्ष डर गया और घबराते हुए ओम को देखने लगा जो कि अभी तक बिल्कुल ही शांति से अपनी जगह पर बैठे हुए था और मी जोशी और विराज को देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे, मानो कोई कोरा कागज हो। लेकिन सनाया थी कि अपने घमंड में चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने आगे बोलते हुए कहा, शायद अब तुम समझ ही चुके होंगे कि तुम पर हमारी नजर है और याद रखो हम जोशी है इस शहर के सबसे बड़े अमीर। तुम जैसे बच्चे हर रोज मेरे दादाजी के पैर चाटते रहते हैं, तो अब यही अच्छा है कि तुम हमारी इस ऑफर को मान लो, वरना। लेकिन अब सनाया अपनी बात को खत्म करे उससे पहले ही उस हॉल में एक दहाड़ सुनाई दी। वरना। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज नहीं दहाड़ ओम की थी, वह अपनी जगह पर ही था और इंद्रजीत को घूरे जा रहा था। उसकी दहाड़ इस तरह से भयानक थी कि वहां मौजूद हर इंसान एक पल के लिए अंदर से हिल चुका था। ओम ने गुस्से से सनाया को देखते हुए कहा, वरना क्या कर लोगी हम? उद्धरण चिन्ह। बाकी सब एक अजीब डर और हैरानी से ओम को देख रहे थे, लेकिन सनाया ने जैसे ही ओम की दहाड़ को सुना वो सुन्न हो गई। उसकी रूह ही कांप उठी थी। ओम अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सनाया की बातें बस इसीलिए सुनी कि वो देखना चाहता था कि आखिर जोशी और विराज अपनी बिगड़ेल बेटी को कैसे संभालते हैं। लेकिन जब उस लड़की ने ओम की चाची तक का जिक्र किया और तब भी मी जोशी और विराज शांत बैठे तो ओम समझ गया कि उन लोगों का अपनी बेटी को रोकने का कोई इरादा नहीं है। तब अंत में ओम ने उन तीनों को ही सबक सिखाते हुए गुस्से से बोल उठा। ओम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझ पे नजर रखना आबंद करो और अपने ठर की बॉडीगार्ड्स को संभालो पहले। मुझे डर है कहीं किसी दिन वो तुम्हारा फायदा ही न उठा ले। और बात रही काम की, अगर तुम लोग अच्छे से पेश आते तो शायद मैं कर भी देता, लेकिन अब जब तुम लोग धमकियां और रोब जमाने के मूड में हो तो नहीं होगा और अब तुम वो कंपटीशन तो भूल ही जाओ। उद्धरण चिन्ह। फिर ओम सनाया की ओर आगे बढ़ा और गुस्से घूरते हुए बोल उठा, और मैडम थोड़ा शांत रहिए। अगर मुझ पे नजर है आपकी तो शायद आप जानती ही होगी कि मेरे परिवार को बीच में लाने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ। तो बेहतर होगा आपके लिए और मेरे लिए भी कि मेरे परिवार को बीच में कभी न लाया जाए, वरना मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। ओम की बातें सुन सनाया बुरी तरह से डर चुकी थी और अपनी पोल खुलने की वजह से उसके पीछे खड़ा बॉडीगार्ड भी ड्रॉ हुआ था। ओम को गुस्से में देख घबराते हुए सनाया ने चिल्लाते हुए कहा, बॉडीगार्ड्स जल्दी से इस इंसान को यहाँ से मार मार कर बाहर फेंक दो, जल्दी करो। इतना बोलते ही जोशी बंगलों के सभी बॉडीगार्ड ओम को घेर लेते हैं और तुरंत ही ओम के चारों ओर काले शूट बूट पहने बॉडीगार्ड बंदूक पकड़े और ओम पर निशाना लगाए हुए खड़े थे। ये नजारा देख हर्ष बिल्कुल ही डर चुका था, जबकि ओम बिना हाव भाव के बस सनाया को देख रहा था और वही सनाया बॉडीगार्ड को देख थोड़ा राहत में आ चुकी थी और इस समय एक अजीब सी घमंडी मुस्कान के साथ ओम को घूरे जा रही थी। CH-186 असली ऑफर। बस हुआ ये नाटक, अपने अपने हथियार दूर रखो मी ओम से। विराज ने गुस्से से खड़े होते हुए अपने गार्ड्स से कहा। सभी गार्ड्स जो कि इस समय ओम को घेर के बैठे हुए थे और उसे गन से टारगेट कर चुके थे, उन्होंने विराज का आदेश मिलते ही अपनी अपनी गन्स नीचे कर दी और वापस अपनी अपनी जगह जाकर खड़े रह गए। और अचानक से ये सब देख सनाया चौंक उठी, लेकिन अभी वो कुछ भी बोले उससे पहले ही मी जोशी अपनी जगह से खड़े होकर गंभीर नजरों से खुद को देख रहे ओम के पास आते हुए बोल उठे, माफ करना मी ओम, आपको बिना बताए मुझे आपसे इस तरह का मजाक करना पड़ा।
इंद्रजीत की बात सुन के भी ओम अपनी जगह पर स्थिर खड़े बस अपनी आंखों के डोरे को हिलाए जा रहा था। इसका चेहरा अब भी भावहीन था और ये देख मी जोशी और विराज के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। इसीलिए मी जोशी ने ओम को समझाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखो मी ओम, मेरी पोती ना थोड़ी बिगड़ी हुई है। जब हम लोग आपके आने से पहले आपके विषय में ही बातचीत कर रहे थे तो मैंने अपनी पोती को बताया कि आप अपने परिवार के लिए जान तक दे सकते हो और किसी की जान ले भी सकते हो। मैंने कहा कि आप अपने परिवार के लिए इतने लॉयल हो। लेकिन मेरी पोती का मानना था कि आज के जमाने में कोई भी अपने परिवार के बारे में इस तरह से नहीं सोचता, सब अपने अपने बारे में ही सोचते हैं। मैंने उसे समझाया लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो मैंने विराज को बताया कि जब आप आओगे तो आपसे डील मेरी पोती करेगी और उसके स्वभाव का मुझे पता था कि इसका अंत इसी तरह होगा। आपकी निडरता ने मेरी पोती को गलत साबित कर दिया। मैं माफी चाहूंगा कि आपके साथ इस तरह का खेल मुझे खेलना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की। उद्धरण चिन्ह जोशी की बात सुन ओम शांत हुआ। हालांकि ओम भी पहले से ही उन लोगों के मन को पढ़ चुका था और इसी वजह से उसने अपना ये रूप उन लोगों के सामने दिखाया था। हालांकि फिर भी सनाया का ओम के प्रति ये बर्ताव ओम को कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन ओम उस लड़की को फिलहाल कुछ जवाब नहीं देना चाहता था। ओम शांत होकर अपनी जगह पर बैठ गया और उसी वक्त ओम और जोशी ने हर्ष और सनाया को उस हॉल से बाहर जाने के लिए कह दिया। सनाया ओम की ओर गुस्से से देखते हुए वहां से निकल गई। वही दूसरी ओर हर्ष घबराते हुए अपने भाई को देख उस हॉल के बाहर वेट करते हुए बैठ गया। ओम, मैं अब चाहता हूं कि आप मेरे लिए उस ऑक्शन में जाए। मुझे पता है आप मुझ में और चौहान में चौहान को ही पसंद करेंगे, लेकिन मैं आपको बताया दूं कि चौहान मेरे ही साथ मिलकर काम करते हैं, हम दोनों ही अच्छे साथी हैं। तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारी ओर से उस ऑक्शन में जाकर उस कंपटीशन को जीते। उद्धरण चिन्ह जोशी एक बार शांति से बात सुन रहे ओम को देखते हैं और फिर हल्की सी आना भरते हुए बोल उठे, देखिए ओम, मैं जानता हूं कि यह मेरा निजी स्वार्थ है कि आप मेरी कंपनी की ओर से वहां जाएंगे, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा। मेरे नजरिए से ये ऑफर हम दोनों के लिए ही फायदेमंद होगी। अगर आप इजाजत दे तो मैं मेरी ऑफर आपके सामने रखूं। उद्धरण चिन्ह ओम ने बड़ी ही शांति से हाँ में अपना सिर हिलाया। ओम का इस तरह से शांत स्वभाव जोशी को बड़ा ही अजीब अनुभव दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके सामने एक शेर अपने शिकार की तैयारी में शांत बैठा है और मौका मिलते ही झपट पड़ेगा। इसीलिए इंद्रजीत ने घबराहट के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप हमारे लिए उस कंपटीशन में कोई एम्प्लॉई या कॉन्ट्रैक्ट के नीचे मत जाए। क्या हो अगर मैं आपको मेरे जेड बिजनेस में 44% पार्टनरशिप दूं, इससे आप इस कंपनी में मेरे पार्टनर बन जाएंगे। फिर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इस कंपटीशन में भाग लेने में और लड़ने में। उद्धरण चिन्ह जोशी की यह बात सुन विराज तक हैरान था, क्योंकि अपनी कंपनी के 44% शेयर्स किसी अनजान आदमी को देना इसका मतलब था कि अपनी आधी कंपनी किसी और के नाम कर देना, और विराज जानता था कि 44% शेयर्स का मतलब था ओम उनके जेड बिजनेस में सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद विराज और जोशी हैरान थे कि आखिर इतनी अच्छी ऑफर के बावजूद ओम क्यों एकदम शांत बैठा है, और उसे इस तरह से शांत देख जोशी विराज की ओर देख फिर ओम को देख आगे बोलते हैं, देखिए ओम, मैं इससे ज्यादा शेयर्स आपको दे नहीं सकता। आप जानते ही है कि मेरा भी परिवार है, लेकिन आपको जितने शेयर्स मिले हैं उससे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे। लेकिन उसी वक्त ओम जोशी की बात को करते हुए अभीर आवाज में बोलता है, आपका ये ऑफर मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा आपके दूसरे ऑफर में दिलचस्पी है। तो ज्यादा समय न गवाए और उस बात पर आए जो मेरे लिए सच में जरूरी है। ओम की बात सुन विराज और इंद्रजीत दोनों ही चौंक गए। वे दोनों ही ओम को ऐसे घूर के देख रहे थे मानो उसके सामने कोई इंसान नहीं कोई भूत बैठा हो। इंद्रजीत ने हैरानी के साथ ओम से कहा, ओम, आपको कैसे पता कि आपके लायक कोई अच्छी ऑफर होगी मेरे पास? इंद्रजीत की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए बोल उठा, सर, अब मैं भी थोड़ा बिजनेस माइंड को समझने लगा हूँ। मेरे ख्याल से आपको अब सीधे उसी पॉइंट पे आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ओम की बात सुनते ही जोशी मुस्कुराते हुए बोल उठे, ओम, अजीब बात है, मेरे 48 साल के करियर में ऐसा एक भी इंसान नहीं जिसे मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन आप ओम, आप सबसे अलग है और ऐसे इंसान है जिसे पढ़ा नहीं जा सकते। ठीक है, अब मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे मेन बात पर आते हैं। उद्धरण चिन्ह उसके बाद जोशी गंभीर होकर ओम को देखते हुए बोल उठा, पॉइंट है कमल ठाकुर, बेहतर होगा आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में कुछ करें, क्योंकि पार्टी में जो भी कुछ हुआ उसके बाद कमल आपके और आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुझसे जितना हो पाए मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं जानता हूं कि कमल आपके मुकाबले काफी कमजोर है, लेकिन पावर और पहचान के मुकाबले वो खतरनाक है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी बेहतर जगह शिफ्ट हो जाए और मेरी पहचान में एक सिक्योरिटी एजेंसी भी है जो हर पल आपके परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखेगी, जो कि मेरे परिवार की सुरक्षा भी करती है। और ये मैं अपने काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी चिंता है। आपने मेरी जान बचाई है तो मेरा फर्ज बनता है। उद्धरण चिन्ह इतना कह जोशी शांत हो गए। उनकी बात सुन ओम धीरे से अपनी जगह से उठा। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और फिर जोशी के सामने जाकर उनसे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराया। जोशी ओम की सहमति समझ खुश हो गए और उन्होंने भी खड़े होकर ओम से हाथ मिलाया और वे खुश होकर बोल उठे,
शुक्रिया मी। ओम, आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं उसी ऑक्शन में सबके सामने आपको कंपनी का शेयर होल्डर घोषित करूंगा और आपको विराज खुद यहां से प्राइवेट जेट में ऑक्शन में एक दिन पहले लेकर जाएगा और आपकी सुविधाओं बेहतर से बेहतर ध्यान रखा जाएगा। आप उद्धरण चिन्ह अभी मी। जोशी आगे कुछ भी बोलते उससे पहले ही उनका शरीर लकवा मार गया और वे तड़पते हुए सोफे पर गिर पड़े। उनका शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और अचानक से ही अपने दादा को सोफे पर गिरते देख विराज चौंक उठा और गुस्से से ओम को देखने लगा। वहीं फिर एक बार सभी बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी बंदूक ओम को निशान बनाते हुए आगे बढ़ा दी। साथ ही विराज घबराहट के साथ बोल उठा, दादाजी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको दादाजी? जल्दी जल्दी से कोई डॉक्टर को कॉल लगाओ। मी। ओम, आपने ये क्या कर दिया? उद्धरण चिन्ह दूसरी ओर ओम था कि गंभीर नजरों से बसमी जोशी को घूरे जा रहा था। CH-187 ठाकुर तू तो गयो। इस समय घर के सभी गार्ड अस्मी जोशी को प्रोटेक्ट करने में लगे पड़े थे। विराज चिंतातुर चेहरे से अपने बेहोश दादा को देख जा रहा था और सभी लोग मी जोशी के अचानक ही बेसुध होने की वजह से हैरान परेशान थे। वही ओम था कि बेभाव से बसमी जोशी और विराज को देखे जा रहा था। फिर अचानक ही गंभीर आवाज में वह बोल उठा, अगले 10 मिनट में ही वो वापस ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब से इसी वक्त से मेरी एक बात को गांठ बांध लो तुम मी विराज, मेरा परिवार मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत है और अगर मेरे काम के बीच मेरे परिवार को लाए तो सामने चाहे देव हो या दानव, मैं किसी को भी नहीं बख्शता। और बात रही तुम लोगों की तो सुनो रे, क्योंकि अपने मुझे जानकारी दी है, मैं आपका काम जरूर करूंगा। आपके साथ कोई संबंध नहीं खराब कर रहा, बस बता रहा हूं कि अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूं तो उसकी जान ले भी सकता हूं। उद्धरण चिन्ह इतना बोलने के बाद ओम ने बड़ी ही शांति से कहा, जब इन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो मैंने उसके हाथ में थोड़ा सा बेहोशी का पाउडर लगा दिया, क्योंकि इसे खास तरह से मैंने बनाया है तो ये आपके शरीर में टच होते ही अपनी असर शुरू कर देता है और उसके 2 ही पल बाद आदमी बेहोश हो जाता है और उसका शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। उद्धरण चिन्ह ओम की बात सुन विराज हैरान रह गया। वो गुस्से में था, लेकिन उसे पता था कि गलती उसके दादाजी और उसकी बहन की थी जिन्होंने ओम के परिवार के बारे में बात की। इसी वजह से विराज ने ओम से कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में मी जोशी होश में आए, उन्हें तुरंत ही पानी दिया गया। मी घबराहट के साथ ओम को देखने लगे, तब ओम ने गंभीर होते हुए कहा, अगली बार मी जोशी मेरे परिवार को बीच में लाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचना। आप अच्छे इंसान हैं इसीलिए मैंने आपको सिर्फ बेहोश किया, लेकिन अगली बार सिर्फ मौत ही मिलेगी अगर बीच में मेरा परिवार लाया। एक बुजुर्ग के रूप में आपको अपनी पोती को अच्छे संस्कार देने चाहिए। अच्छा होगा आगे से वो किसी भी इंसान से ठीक से व्यवहार करे। उद्धरण चिन्ह इतना बोलते ही ओम वहां से निकलने लगा और फिर जाते जाते ही अपने पॉकेट में हाथ रखते हुए बोल उठा, मिलते हैं जेड के ऑक्शन में और शुक्रिया जानकारी के लिए। इतना बोलते ही स्टाइल से ओम वहां से निकल गया। वही उसे जाता देख एक अजीब से डर के साथ में इंद्रजीत जोशी बोल उठे, बेटे विराज, मेरी एक सलाह मानना, आज के बाद इस इंसान से कभी पंगा मत लेना, क्योंकि बेशक दिखता वो शांत है लेकिन वह एक शेर है जो सोया है, अगर उसे छेड़ दिया तो वो तुम्हें कच खा जाएगा। उद्धरण चिन्ह इतना बोलते ही मी जोशी खांसने लगे और विराज चिंता में उनकी छाती पर अपना हाथ फेरते हुए बोल उठा, दादाजी संभाल के। वही ओम और हर्ष जैसे ही मी जोशी के घर से बाहर निकला और हर्ष जैसे ही कार में बैठा, ओम ने तुरंत ही अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाया और कॉल लगते ही ओम ने तुरंत ही धीमी आवाज में कहा, माया, मुझे मेरे घर पहुंचने से पहले कमल ठाकुर इस वक्त कहाँ है पता चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह इतना बोल ओम ने कॉल कट किया और जल्द से जल्द कार घर की ओर घुमा दी। कुछ ही देर बाद ओम और हर्ष दोनों ही घर पर थे। सभी लोगों के सोते ही ओम ने अपने कपड़े बदलना शुरू कर दिया। तारांकन वही उसी वक्त अपने फार्म हाउस के लिविंग रूम में बैठे बैठे शराब के मजे ले रहा था। वही पास में उसका अपाहिज हो चुका भाई एक सोफे पर बैठा था और वो बिना कुछ बोले बस अपने भाई को घूर रहा था। हाँ राज, मेरे भाई, मजा नहीं आ रहा यार, तू बोलता नहीं है ना। पहले जब लोगों को मरने की काटने की और ऐसी ऐसी तू बात करता मुझे मजा आता था। भले ही तू बेवकूफ था लेकिन तेरी बातें खूनी होती थी जो मुझे सुकून देती थी। लेकिन साले अब तो तू म्यूट ही हो गया है। अबे साले, हम ठाकुर है ठाकुर, आखिर ऐसे कैसे तुम हार गया? और साल है कौन है वो जिसने ठाकुर कमल के भाई पर हाथ उठाने की गुस्ताखी भी की? शराब के नशे में चूर कमल कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था और उसे इस तरह से देख राज खुश लग रहा था। तभी अपनी जगह से खड़े होकर हिलते डुलते हुए कमल बोल उठा, चिंता मत कर छोटे, अब हम ही इस शहर के तुरम खान है। साले को पाताल से भी खोद के निकालूंगा और कुत्ते की मौत मरूंगा। और छोटे तू देखना कि तेरा भाई कितना बड़ा हरामी है और साले तू कितना बड़ा निठल्ला है। हा हा हा। अभी इन दोनों की इसी तरह की चटपट चल ही रही थी कि उसी वक्त उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। क्या खूबसूरत नजारा है, 2 गधे आज एक साथ है और गधे भी दारू पी रहे हैं। हम काफी अच्छा नजारा है, वाकई मेरा देश बदल रहा है। उद्धरण चिन्ह जैसे ही कमल और राज ने इस आवाज को सुना तो कमल नशे में धुत अपने कमरे की खिड़की का बड़ी ही ओर देखता है जिस ओर से वह आवाज आई थी। बड़ी ही छोटी छोटी आंखों से कमल उस ओर देखता है और उस दिखाई देता है कि एक काले कपड़े और काले मास्क पहना आदमी उसके रूम की विंडो पर बैठा था और उसे देख अपना पैर हिलाए जा रहा था। कमल ने उसे देख नशे में धुत आवाज में हैरानी से कहा, तू कौन है बे? उद्धरण चिन्ह तभी ओम, जो कि इस समय काले शाय के रूप में था, वो मुस्कुराते हुए बोलता है,
मैं वही हूँ जिसने तेरे भाई की ऐसी हालत की और कुछ देर में तेरी उससे भी बदतर हालत करूंगा। तो मेरे नशेड़ी गधों एक बात सुन लो मेरी, तुम दोनों खतरे में हो अभी। हा 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 ठाकुर तू तो गयो। उद्धरण चिन्ह CH-188 ओम तुम जा रहे हो। उस रात ओम ने कमल उसके भाई दोनों को ही पैरालाइज्ड कर दिया और अंत में उन दोनों के पिता को कमल और राज दोनों को ही फिर एक बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वैसे तो कमल ठाकुर के पिता हरविजय ठाकुर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था कि जो अपने बेटों के ऐसे हाल करने वाले इंसान को आसानी से जाने दे, और शायद इस बात को ओम भी अच्छे से जानता था। इसीलिए जब ओम कमल को पीट कर वापस लौट रहा था तो उसने एक चिट्ठी कमल के गले में बांध दी। जब हरविजय ठाकुर कमल के पास आए तो उन्होंने उस चिट्ठी को खोल और पढ़ा। उसे पढ़ते ही उसकी हालत किसी भीगी बिल्ली की तरह हो गई जो कि डर से कांप उठी हो, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, मी हरविजय ठाकुर आपके बेटों की ये हालत मैंने की है। मैं कौन हूँ आप ना ही जानो तो बेहतर है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस मौत के खेल को अब यही रोक दो। आपके एक बेटे को मार तो दूसरा बदला लेना चाहता था, अब इन दोनों को मारा तो आप बदला लेने आओगे। मुझे नहीं लगता कि इन सब की जरूरत है, और वैसे भी मुझे दुश्मनी आपसे नहीं करनी। मैंने उन दोनों को मार क्योंकि उन्होंने गुनाह किए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, खासकर मेरे खिलाफ। लेकिन हाँ, ऐसा मत समझना कि मैं ये सब तुमसे डर की वजह से कह रहा हूँ। मैंने ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि बिना वजह खून की नदियां बहे। मैं किसी से नहीं डरता, आपके बेटों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। इज्जत करो उसकी और जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि आपके बेटे ने शहर में ढिंढोरा पिटा है कि उसने सिंघानिया और डॉन बाली को मारा है। लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कि ये सब झूठ है। क्योंकि उन्हें मैंने मारा है तो बेहतर होगा कि मेरे पीछे आने की कोशिश ना ही करो, और अगर फिर भी तुम्हें हिम्मत करनी ही है तो याद रहे इस बार किसी को भी नहीं बचने दूंगा, समझे। वैसे हाँ, मुझे एक नाम दिया गया है, यमदूत। चिट्ठी पढ़ हरविजय ने अपने गुस्से को काबू में किया और उस आदमी के पीछे न जाने का निर्णय किया, क्योंकि वो भी जानता था कि जो इंसान सिंघानिया और बाली को मार सकता है उसके लिए उसे और उसके बेटों को मारना चुटकी का काम है। वहीं दूसरी ओर कमल इस समय अस्पताल के एक वार्ड में बुरी हालत में आराम कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। वो एक ध्यान से आसमान की ओर देख रहा था और उसकी नजरों के सामने अब भी बीती रात का मंजर ही दौड़ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने उन दोनों भाई को बिना आराम किए बेरहमी से पिटा और वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कमल के लिए सबसे डरावनी बात थी वह थी जब उस काले शाय ने उसके पास आकर उसके कान में कुछ कहा। अबे उस सांड, बात सुन मेरी। अपनी औकात के बाहर बातें नहीं किया करते, क्योंकि मुझ जैसे कुछ लोग हैं जो बुरा मान जाते हैं। और सुन, मैं हूँ जिसने तेरे भाई की ये हालत की। मैं ही हूँ वो जिसने बाली और सिंघानिया को कुत्तों की तरह धोया। मैंने ही सिंघानिया के बेटे और उसके बॉडीगार्ड की कुत्तों से भी बदतर हालत की, और आज तेरी भी बारी आ गई। तो अपनी ना निक्कर में रहा कर। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही कमल को उस शाय के ये शब्द याद आए, कमल की आंखें डर से बढ़ी ही गई। वो अपने बेड पर ही घबराहट से तड़पने लगा। डॉक्टर्स तुरंत ही उसके पास आए और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। तारांकन। वही ओम कुछ दिनों बाद अपने सामान को पैक कर अपने परिवार के साथ अपने नए घर शिफ्ट होने के लिए निकल दिया था। ओम के दोनों चाचा चाची और हर्ष अलग कार में थे, जबकि ओम की तीनों बहनें जिद ओम के साथ ट्रैवल कर रही थी। ओम भाई अब तो बताओ कौन सा बंगलो हमारा है। उद्धरण चिन्ह। सौम्या ने उत्साह से कार चल रहे ओम से पूछा, लेकिन ओम कुछ जवाब दे उससे पहले ही ईशा बोल उठी, भाई मेरा अलग कमरा है ना वहाँ। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ ही रिया ने भी अपने सवाल को पूछ लिया, और भाई वहाँ गार्डन और स्विमिंग पूल तो होगा ना। उन सब के सवालों को सुनो मुस्कुराते हुए बोल उठा, अरे सब्र करो, कुछ ही देर में पता चल ही जाना है, वैसे भी देख लेना अपने आप। तभी सौम्या ने मुंह फुलाते हुए कहा, लेकिन भाई हमें वो बंगलो पसंद नहीं आया तो। उद्धरण चिन्ह। इस सवाल के जवाब में ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कुछ नहीं, वापस चले जाना। ओम की बात सुन तीनों बहनें हंसने लगी, लेकिन तभी रिया उदास होते हुए रोने लगी। उसे रोते देख ओम ने तुरंत ही चिंता जताते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? पुराने घर की याद आ रही है क्या? उद्धरण चिन्ह। तभी अपनी रोती हुई आवाज में रिया ने कहा, नहीं ओम भाई, क्या फायदा ऐसे घर का जहां आप हमारे साथ होंगे ही नहीं। हमें पता है कि आप हमें छोड़कर जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ओम ने जैसे ही रिया की बात सुनी वो हैरान रह गया। उसने तुरंत ही गाड़ी की ब्रेक मारी और हैरानी से रिया, सौम्या और ईशा को देख बोल उठा, तुम्हें किसने बताया? उद्धरण चिन्ह। ओम ने देखा कि सौम्या और ईशा भी दुखी हो चुकी थी। वे अपनी मासूम आंखों में आंसू लिए ओम को देख रही थी। तभी सौम्या ने ओम को उदास आवाज में पूछा, ओम भाई क्या आप सच में जा रहे हो हमें छोड़कर? उद्धरण चिन्ह। सौम्या के सवाल से ओम सोच में पड़ गया। वो उन्हें शायद इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं देना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अब बात इस हद तक आ चुकी थी जहां ओम को उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए ओम ने भी एक झूठी मुस्कान के साथ उन्हें देख कहा, हाँ मेरी प्यारी बहनों, मुझे जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। CH-189 दादाजी जिंदा है। ओम भाई क्या आप सच में जा रहे हो हमें छोड़कर? उद्धरण चिन्ह। सौम्या के सवाल से ओम सोच में पड़ गया। वो उन्हें शायद इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं देना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अब बात इस हद तक आ चुकी थी जहां ओम को उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए ओम ने भी एक झूठी मुस्कान के साथ उन्हें देख कहा, हाँ मेरी प्यारी बहनों, मुझे जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ओम ने ये न्यूज अपनी बहनों को दी वो सभी उदास हो गए और उसके बाद ओम अपनी कार को आगे बढ़ाने लगा और उसे भी पिछले दिनों हुई कुछ बातें याद आने लगी।
2 दिन पहले जब ओम अपने काम से लौट अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि विजय चाचा इस वक्त ओम के कमरे में थे और उसके कमरे में पड़े टेबल के पास खड़े कुछ देख रहे थे। ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय चाचा, मेरी याद आ गई क्या जो मेरे कमरे में ऐसे घूम रहे हो? लेकिन तभी विजय ने ओम को देखा और उन्हें देख ओम चौंक गया क्योंकि इस समय विजय चाचा के हाथ में अपने दादा की चीजों में से मिला उसके पापा का खत था और उसी खत को पढ़कर विजय रोए जा रहा था। चाचा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दूसरे ही पल उसके चाचा ने रोते हुए कहा, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं ना ओम, तेरे पापा कितने अकेले हो गए थे। उद्धरण चिन्ह। उसके दूसरे ही पल ओम, विजय, शारदा और मनोज तीनों ही घर के हॉल में उदास चेहरे के साथ बैठे थे। विजय ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटे, तेरे पापा हमारी वजह से अकेले हो गए थे, उनका दुख हम कभी समझ ही नहीं पाए। बेटा, उनसे तो हम हर रोज ही माफी मांग रहे हैं, आज तुझसे भी मांगते हैं, हमें माफ कर दे। ओम ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, चाचा, मैं एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ मेरे दादाजी कैसे दिखते थे, अगर ये बात दिया तो मैंने आपको माफ किया। लेकिन जैसे ही विजय ने ओम की बात सुन, विजय हड़बड़ाते हुए अपने हाथ में पकड़े उस लिफाफे से कुछ तस्वीरें निकलता है और ओम के सामने मेज पर रखते हुए कहता है, ऐसे दिखते थे तेरे दादा, यही है तेरे दादाजी। जैसे ही ओम ने विजय के मुंह से यह बात सुनी, ओम हैरान रह गया। उसने तुरंत ही अपने दादाजी की तस्वीरों को उठाया और उन्हें गौर से देखने लगा। वे 4 तस्वीरें थी जिनमें एक ओम के दादाजी के चेहरे की थी और बाकी ओम के दादाजी की अपने बच्चों और ओम की दादी के साथ थी। जैसे ही ओम ने उन तस्वीरों को देखा, ओम की आंखें हैरानी से फटी रह गई। वह उन तस्वीरों को एक टक नजरों से देखने लगा। ओम को इस तरह से चौंका हुस देख बकाई सब चिंता में आ गए। शारदा ने चिंतातुर आवाज में ओम से कहा, क्या हुआ ओम, इतना हैरान क्यों है? तेरे दादाजी है, कोई भूत नहीं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी ओम ने फोटोज को अपने चाचा की ओर टेबल पे रखते हुए अपने दादाजी की सिर्फ शक्ल वाली फोटो को दिखाकर कहा, ये आदमी। इस समय ओम का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वह अपने चाचाओं को देख बहुत ही चौंका हुआ लग रहा था। क्या यही इंसान मेरे दादा है? ओम को इस तरह हैरान देख विजय और मनोज ने भी फोटो को फिर एक बार देख कहा, हाँ, यही इंसान तेरे दादाजी है, धूमकेतु आहूजा। ओम ने फिर एक बार कंफर्म करते हुए पूछा, आप श्योर हैं ना? उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन मनोज ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, बिल्कुल बेटा, अब तुम इस आदमी के बेटों से पूछ रहे हो कि आप श्योर है कि नहीं? बिल्कुल, यही तुम्हारे दादा और हमारे पिता है। लेकिन इन्हें देख तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या बात है ओम बेटे? ओम ने हैरानी से उस फोटो को देख कहा, मैंने इन्हें पहले देखा है। ओम की बात सुन विजय, मनोज और शारदा तीनों ही हैरान हो गए और ओम को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। फिर तीनों ही एक साथ बोल उठे, क्या? ओम अभी भी उस फोटो को देख रहा था जो उस आदमी की थी जिसकी वजह से ओम की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। उस आदमी की थी जिसने ओम की जान बचाई थी और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। ओम को याद आता है कि पहली बार जब उसने उस आदमी को देखा तो वह एक जंगल में थे, तालाब के किनारे, और वह आदमी ओम को देख मुस्कुरा रहा था। कैसे वह आदमी उसे देख मुस्कुराता और कैसे वो आदमी बार बार ओम को किसी मोड़ पे मिल ही जाता। और तभी ओम को उस आदमी यानी गुरु धूमकेतु की एक बात याद आई, जब समय आएगा तो तुम जान जाओगे। और उस आवाज को सुन ओम ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपने दोनों चाचा और चाची को देख हैरानी से बोल उठा, चाचा, चाची, दादाजी अभी जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। ओम की इस तरह के बार बार दे रहे शौक से ओम का परिवार भी अब हैरान था। उनके लिए इस बात को मानना मुश्किल था क्योंकि जिस इंसान के बारे में पिछले 20 से ज्यादा सालों से कुछ भी खबर नहीं थी, अचानक ही ओम बोल रहा था का बड़ी ही अब वही इंसान जिंदा है। और इस बात को सुन शारदा, मनोज और विजय तीनों ही हैरान नजरों से ओम को देखे जा रहे थे। ओम जान चुका है अपने दादाजी के जिंदा होने का राज और यह भी कि जिस गुरु धूमकेतु ने उसकी जान बचाई है वही है उसके दादा। अब क्या करेगा ओम जब उसे पता चल चुका है कि उसके दादा उससे पहले मिल चुके हैं? आखिर ओम कहां जाने की बात कर रहा था? क्या सच में ओम अपने परिवार को छोड़ जा रहा है और अगर हाँ तो कहां? आखिर क्या राज है ओम के इस नए सफर, या फिर ओम बात कर रहा जिद के ऑक्शन में आने की बात? अब क्या है इस पहेली के पीछे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए ओम दी अननोन मैन। CH-190। मैं दादाजी को ढूंढने जाऊंगा। चाचा, चाची, दादाजी अभी जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। ओम की इस तरह के बार बार दे रहे शौक से ओम का परिवार भी अब हैरान था। उनके लिए इस बात को मानना मुश्किल था क्योंकि जिस इंसान के बारे में पिछले 20 से ज्यादा सालों से कुछ भी खबर नहीं थी, अचानक ही ओम बोल रहा था कि अब वही इंसान जिंदा है। और इस बात को सुन शारदा, मनोज और विजय तीनों ही हैरान नजरों से ओम को देखे जा रहे थे। आखिर ये क्या कह रहे हो ओम तुम? ओम की बातें सुन विजय हैरानी से बोल उठा। उन्हें पता था कि ओम कभी भी कुछ यूं ही नहीं बोलता, लेकिन फिर भी एक आदमी जो 20-25 साल से ज्यादा सालों से गायब था, लाखों कोशिशों के बाद भी उसे वे लोग ढूंढ नहीं पाए थे, जिसका इतने सालों से कोई नामोनिशान नहीं था, उसे आज ओम कह रहा था कि वो जिंदा है। उन सबके लिए ये बात मानना कठिन था। तभी ओम शांति से उन्हें कहता है, चाचा, जब कॉलेज में मैं आत्महत्या करने के इरादे से मैं तालाब में कूद गया, तब यही इंसान थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। काफी अजीब थे, साधु के वेश में घूम रहे थे, एक अलग ही चमक उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे उस तलब से बचाया और मेरे जीवन को बदलने के लिए मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं जानता हूं कि इस बात को मानना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि यही इंसान है जिसने मेरी जान बचाई। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर शांत रहने के बाद
चाचा मुझे नहीं पता कि वे घर छोड़ के क्यों नहीं गए थे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वे आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने मेरे सबसे बुरे वक्त में मुझे साथ दिया, उपदेश दिया और एक नई जिंदगी दी। और उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने इस तरह से खड़ा हूँ। चाचा, जहां तक मुझे लगता है दादाजी हमेशा हमसे दूर रहकर हम पर नजर रखे हुए थे। शायद कोई कारण ही रहा होगा कि वे हमसे दूर रह रहे थे। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन विजय और मनोज एक दूसरे के सामने देखने लगे। उसके बाद विजय सोफे पर बैठ और अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए उदास होकर बोल उठा, पता नहीं ओम कि वे क्या चाहते थे, क्योंकि हमने उन्हें कभी भी ठीक से जाना ही नहीं, क्योंकि वे क्या करते, क्यों करते, कैसे करते, वो कुछ भी हमें बताते ही नहीं थे। लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो वे जिंदा जरूर होंगे और अच्छी बात है कि वो जिंदा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वे क्यों हमसे दूर रह रहे हैं और क्यों वो हमें छोड़कर चले गए। और अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो मुझे नहीं लगता कि हमें भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें आना ही होता हमारे पर तो अब तक तो वे आ चुके होते। शायद उन्हें भी हमसे मिलना नहीं है, तो हमें भी आश नहीं रखनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। विजय की बात सुन पूरा घर नीरव शांति में चला गया, लेकिन अगले ही पल ओम ने मक्कम मन से कहा, नहीं चाचा, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। जैसे ही पूरे घर ने ये बात सुनी सभी लोग चौंक कर ओम को देखने लगे। शारदा चाची ने तुरंत ही घबराते हुए ओम से कहा, ओम बेटे, ये क्या कह रहे हो तुम? उनकी बात का साथ देते हुए विजय भी ओम के सामने आकर चिंता करते हुए बोल उठा, नहीं बेटे ओम, देखो कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। और वो हमसे मिलना चाहते भी नहीं तो उन्हें ढूंढ कर कोई फायदा नहीं है। और ओम बेटे, मैं नहीं चाहता कि उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम हमसे दूर चले जाओ। विजय की बात सुन ओम ने गंभीर होकर कहा, चाचा प्लीज मुझे मत रोकिए। आप नहीं जानते मुझे हर रोज सपने आते हैं कि जाओ अपने दादाजी को ढूंढो। हर रोज ये एक सपना, ये एक आवाज मुझे सताई जा रही है, मुझे परेशान किए जा रही है। और जब मुझे पता ही है कि मेरे दादाजी जिंदा है तब मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही चाहिए, क्योंकि मुझे उनसे काफी सवाल पूछने हैं। पापा की ये चिट्ठी दादाजी के पास पहुंचानी है। चाचा वो दादा है मेरे, ये जानते हुए कि वो जिंदा है मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे उन्हें ढूंढना ही है, क्योंकि वो परिवार के बड़े हैं और आप जानते हैं हमारे बड़ों को उनके हाल पर अकेले छोड़ना हमारे संस्कार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन उसके चाचा चुप हो गए, लेकिन शारदा ओम की बात सुन चिंता में ओम से बोल उठी, पर मेरे बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, अगर दादाजी मिले ही नहीं तो? बेटा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। प्लीज मेरी बात मान जाओ और अपनी ये जिद, अपना ये फैसला छोड़ दो। तुम जानते हो ना, बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार इस मुकाम पर आया है। हम लोग जिस तरह जी रहे हैं खुश है। प्लीज ओम बेटा, कम से कम मेरे लिए, अपनी बहनों के लिए मत जाओ ना। चाची की इमोशनल बात सुन ओम अपनी चाची के हाथ पकड़ उन्हें बड़े ही प्यार से कहता है, चाची माँ, परिवार की अहमियत मुझसे बेहतर कौन जानता है, और इस समय आप सबकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ही है। लेकिन चाची, क्या आप चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद ही ना जानूं? मुझे नहीं पता चाची कि आखिर मुझे एक नया जीवन मिला तो मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी जिंदगी बिना मकसद के है। अब तक जो भी मैंने किया चाची वो तो किस्मत मुझसे करवा रही थी, लेकिन मुझे हर रोज लगता है कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, और कहीं ना कहीं वो चीज मेरे दादाजी से जुड़ी हुई है। और चाची, क्या आप नहीं चाहती कि आपको अपने ससुर का आशीर्वाद मिले? क्या आप नहीं चाहती कि आपके बेटे को उसकी जिंदगी का मतलब, मकसद मिले? क्या आप ये चाहती है कि भविष्य में मैं अपनी जिंदगी के मकसद से भटककर उदास जिंदा रहूं? चाची, मुझे मेरे दादाजी चाहिए। भले ही मैं उनकी गोद में बचपन में ना खेल पाया हूँ, लेकिन मेरी जवानी में मुझे चाहिए कि वो मुझे और मेरे भाई बहनों को जिंदगी के मायने सिखाए। चाची, वो हमारे बड़े हैं और मुझे मेरे बड़ों की छत्र छाया चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओम की बातों ने सबका दिल पिघला दिया था। सभी लोग शांत थे और ओम की जाने की बात से उदास थे, और सबको इस तरह से देख ओम ने वातावरण को सुधारते हुए मुस्कुराते हुए वो अपने चाची के कंधे को पकड़ कहा, लेकिन चाची, मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। मेरा घर आपके आंचल में है और मैं वादा करता हूँ दर्जी को ढूंढ कर उनके साथ वापस आऊंगा और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। अब भी क्या मेरी प्यारी चाची, आप उदास रहोगी? अपने ओम को प्यार से नहीं जाने दोगी? देखो, अगर आप मुझे उदास होकर जाने की परमिशन देंगी ना तो मैं वही कोई लड़की से शादी करके वही बस जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, देखना। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन चाची हंसने लगी और ओम को टिपली मार बोल उठी, चुप अगले कहीं के, बकवास मत करो। तुम्हारी शादी तो मैं ही करवाऊंगी और वो भी धूमधाम से। ठीक है, जाओ ढूंढ के आओ अपने दादाजी को, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन हमारे साथ रहो, फिर जा सकते हो। और हाँ, मेरी कुछ शर्तें भी है, याद रखना। ओम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी बोले महारानी चाची, आपके इस बेटे को सब मंजूर है। पहले तो तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगे, दिन में कम से कम एक बार मुझे कॉल करना होगा, और अगर दादाजी ना मिले तो उदास मत होना और वापस आ जाना, तुम्हारी उदासी नहीं देखी जाती मेरे बच्चे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही ओम ने अपनी चाची माँ को गले लगा लिया और माँ की ममता में मुस्कुराते हुए बोल उठा, नहीं होऊंगा उदास माँ, कभी नहीं होऊंगा। और इसी भूतकाल की यादों को याद करने में ओम की कार कब इंद्रप्रस्थ बंगलोज के गेट पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।